नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना संक्रमण के अब तक 22 नए मामले सामने आए। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 864 हुई। कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर भी 48%। अब तक 390 लोगों को अस्पताल से दी गई छुट्टी। गढ़वा जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने भवन निर्माण विभाग के एक कार्यपालक अभियंता को 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार। और संघ लोक सेवा आयोग ने आज कई परीक्षाओं के लिए संशोधित तिथि जारी की। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 4 अक्टूबर को। अब समाचार विस्तार से। राज्य में कोरोना संक्रमण के अब तक 22 नए मामले सामने आए। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 864 हो गई है। राज्य में कोरोना संक्रमण के 90,000 से अधिक सैंपल की जांच की गई है, जिसमें 77,000 से अधिक रिपोर्ट आ गई है। 390 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 48.27% पहुंच गई है और देश भर में 1,09,462 लोग ठीक हो गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 5,355 लोग ठीक हुए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 48.27% पहुंच गई है और देश भर में 1,09,462 लोग ठीक हो गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 5,355 लोग ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 9,851 नए मामलों की पुष्टि हुई है और अब देश में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2,26,770 हो गई है। यह देश में एक दिन में सबसे अधिक आने वाले मामले हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 273 मौतों की पुष्टि हुई है। देश में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6,348 हो गई है। मृत्यु दर 2.8% है। अब तक देश भर में 724 जांच केंद्रों को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 507 सरकारी और 217 निजी जांच केंद्र हैं। राज्य में सभी धार्मिक स्थल 30 जून तक बंद रहेंगे। मानक संचालन प्रक्रिया और दिशा निर्देशों का पालन करते हुए राज्य में दुकानें, रेस्तरां, आतिथ्य सेवा और कार्यस्थल 8 जून से खुल जाएंगे। राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कंटेनमेंट जोन से बाहर अनुपालन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। निजी वाहन, टैक्सी और कैब को राज्य में प्रवेश के लिए ई पास देना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों, कार्यस्थलों और परिवहन के दौरान मास्क लगाना या चेहरा ढकना भी अनिवार्य होगा। किसी भी राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक और सामाजिक जमावड़े की अनुमति नहीं होगी। तंबाकू और तंबाकू उत्पादों का उपयोग तथा सार्वजनिक स्थलों पर थूकना दंडनीय अपराध माना जाएगा। नए दिशा निर्देश का उद्देश्य भीड़ भाड़ को रोकना और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। देश में अनलॉक 1 अब शुरू होने वाला है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में आरोग्य सेतु ऐप बचाव का सबसे बढ़िया, सुलभ और प्रामाणिक उपाय हमारे पास है। उपराजधानी दुमका में बड़ी संख्या में लोगों ने इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड किया है और कोरोना संक्रमण से अपना और अपने परिवार के लोगों का बचाव कर रहे हैं। शहर के कई लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है। दुमका शहर के रसिकपुर मोहल्ले के रहने वाले सीनियर सिटीजन बीके सिन्हा ने इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर रखा है। वे बताते हैं कि यह ऐप उनके लिए बड़ा उपयोगी साबित हो रहा है। वे दूसरों से भी इस ऐप को डाउनलोड करने की अपील करते हैं। मैं आर.के. सिन्हा दुमका से बिलोंग करता हूँ। मैंने आरोग्य सेतु ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड किया हुआ हूँ और मैं कहीं भी जाता हूँ तो अपने आप को इससे सुरक्षित महसूस करता हूँ। आसपास में लोग संक्रमित हैं या नहीं, इसका भी जानकारी मुझे मिलता है और ये ऐसा ऐप है जिससे सबको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है राघव मोदी। कोरोना मुक्त भारत बनाने के लिए मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड करें। यह ऐप आपको 500 मीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक की दूरी पर जो भी लोग कोरोना से संक्रमित है उसकी जानकारी आपको पहले दे देगा, जिससे आप सचेत रहकर अपने और अपने परिवारजनों की बचाव कर सकेंगे। Hi, Rishika Modi. I'm here to urge you all to download Arogya Setu app on your mobile phone. It provides us with the first-hand information related to coronavirus. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए
सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 में झारखंड में जल जीवन मिशन पर अमल के लिए 572 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। राज्य में 2023-24 तक 100% परिवारों को इस कार्यक्रम के अंतर लाने की योजना बनाई गई है। झारखंड में 54 लाख ग्रामीण परिवारों में से केवल 4,37,000 के पास पाइपों के जरिए पानी की सप्लाई की सुविधा उपलब्ध है। 2019-20 में 98,000 परिवारों को पाइपलाइन के जरिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया गया। 2020-21 में झारखंड में 12 लाख परिवारों को पाइपलाइन से पानी उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा चालू वित्त वर्ष के दौरान 15 ब्लॉकों और 4,700 गांवों में सभी परिवारों को पाइपलाइन से जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत लाने की योजना है। झारखंड में आकांक्षी जिलों की संख्या 19 है और राज्य को सलाह दी गई है कि वह योजना बनाते समय इन जिलों को प्राथमिकता दें। इसी तरह अनुसूचित जातियों और जनजातियों की अधिकता वाले गांव, पानी की किल्लत वाले इलाकों और सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आने वाले गांवों पर विशेष रूप से ध्यान देने को भी कहा गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गढ़वा जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता रमेश चंद्र प्रसाद को 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके आवास में छापेमारी कर 1,81,000 रुपए नकद भी बरामद किया है। एसीबी की टीम के सदस्यों ने बताया कि अपने कार्यालय में रुपए लेने के बाद जैसे ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने निगरानी टीम के सदस्यों को देखा, अपने पॉकेट में रखे रिश्वत की रकम को अपने कार्यालय के टॉयलेट में बहा दिया। निगरानी की टीम ने केमिकल के रंग के आधार पर रिश्वत लेने की पुष्टि की है। संघ लोक सेवा आयोग ने आज कई परीक्षाओं के लिए संशोधित तिथि जारी की। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 4 अक्टूबर को ली जाएगी। मुख्य परीक्षा अगले वर्ष 8 जनवरी को होगी। संघ लोक सेवा आयोग ने विभिन्न परीक्षाओं के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी किए। सिविल सेवा परीक्षा 2019 के बकाया उम्मीदवारों की व्यक्तित्व परीक्षा 20 जुलाई से शुरू होगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज एक विशेष बैठक की, जिसमें कोविड-19 की वजह से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की गई।
लॉकडाउन खुलने और केंद्र तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दी जा रही रियायतों के मद्देनजर आयोग ने परीक्षाओं और भर्ती परीक्षाओं की संशोधित सूची जारी करने का फैसला किया है। यूपीएससी परीक्षाओं के संशोधित कैलेंडर का विवरण आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। 2019 की सिविल सेवा परीक्षा के जो उम्मीदवार व्यक्तित्व परीक्षा नहीं दे पाए थे, उनके इंटरव्यू 20 जुलाई से शुरू होंगे। प्रत्येक उम्मीदवार को इसके लिए अलग से सूचित किया जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में प्रवर्तन अधिकारी और लेखाधिकारी के पदों के लिए 4 अक्टूबर 2020 को निर्धारित परीक्षा अब स्थगित कर दी गई है। इसके लिए नई तारीखों की घोषणा यूपीएससी की वेबसाइट पर 2021 के कैलेंडर में प्रकाशित की जाएगी। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण का संकल्प व्यक्त किया है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में प्रकृति की वनस्पति संपदा के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास का आह्वान किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि हम अगली पीढ़ियों को बेहतर पर्यावरण सौंपेंगे। रविवार को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कम से कम एक पौधा लगाना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बेहतर भविष्य के लिए प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण के संरक्षण को जरूरी बताया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड में प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में है। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई बिरसा हरित योजना के बारे में श्री सोरेन ने कहा कि सरकार प्रकृति के संरक्षण के जरिए प्रवासियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार के पानी रोको पौधा रोपो अभियान का मकसद राज्य के हर ब्लॉक में 1000 पेड़ लगाने का है। हम सब लोगों को पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी, तभी आने वाले समय में हम खुद और हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित बचेगी। बायोडायवर्सिटी का परिकल्पना भी हमारा है और हम चाहते हैं कि जितना हरा भरा हमारा आस पड़ोस का क्षेत्र रहेगा, उतने खुशहाल हम रहेंगे। आज के इस पर्यावरण दिवस पर हमें संकल्प भी लेने की आवश्यकता है और हम चाहेंगे कि यहाँ जितना पत्रकार मित्र हैं यहाँ आए हुए, आप सब लोग भी इस संकल्प के साथ इस प्रांगण से एक एक पौधा लेके जाएं और अपने अपने परिसरों में लगाएं। पर्यावरण संरक्षण में भी अपनी योगदान दें, ये मेरा आग्रह होगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने का सबसे बड़ा वार्षिक कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रकृति के संरक्षण और पर्यावरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों के प्रति लोगों को सजग बनाना है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य विषय जैव विविधता है। श्री जावड़ेकर ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आयोजित वर्चुअल समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद भारत वैश्विक जैव विविधता के 8% हिस्सों को अपने यहां संरक्षित करने में सफल रहा है। इसमें प्रकृति के सभी पहलुओं के प्रति आदर भाव रखने की देश के समृद्ध संस्कृति की बड़ी भूमिका रही है। श्री जावड़ेकर ने इस अवसर पर शहरी क्षेत्रों में नगर वन विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। We have forest in rural areas, but not much forest in urban areas. And therefore, we have introduced the scheme of urban forest. And we have decided to launch our Nagarvan program, urban forest program, in 200 corporation cities of India. We started in Pune in 2015, and that is the model for improving the urban forest in 200 cities. ये जन आंदोलन होगा और इसलिए सबको साथ आकर काम करने का मैं अपील करता हूँ। आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर शहरी क्षेत्रों में कचरे और सीवेज प्रबंधन के बारे में 3 परामर्श जारी किए हैं। इनमें निगम क्षेत्रों में ठोस कचरे को इकट्ठा करने की सुविधाओं, कचरा भराव क्षेत्र में सुधार तथा ऑन साइट और ऑफ साइट सीवेज प्रबंधन से जुड़े परामर्श शामिल हैं। आयुष मंत्रालय ने आज माई लाइफ माई योगा इंटरनेशनल वीडियो ब्लॉगिंग प्रतिस्पर्धा शुरू की है। विजेताओं को 1 लाख रुपए तक का नकद इनाम दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में बताया था कि इस प्रतिस्पर्धा में विश्व भर से कोई भी भाग ले सकता है। उन्होंने कहा था कि कोरोना महामारी के चलते पूरी दुनिया ने योग और आयुर्वेद के प्रति दिलचस्पी दिखाई है। माई लाइफ माई योगा प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वालों से कहा गया है कि वे आयुष
मंत्रालय को टैग करते हुए 3 मिनट का अपना वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करें। उन्हें यह वीडियो ब्लॉग शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कमेंट सेक्शन में #MyLifeMyYoga करना होगा। आयुष मंत्रालय ने बताया है कि इस महीने की 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले जाने माने योग गुरुओं की योग सीरीज उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शाम 7:30 बजे से उपलब्ध होगी। इसका प्रसारण दूरदर्शन पर भी किया जाएगा। कोविड-19 के कारण इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर समूह में योग का कोई कार्यक्रम नहीं होगा। और अब संक्षिप्त खबरें। भारत ने महिलाओं के फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी का अधिकार हासिल कर लिया है। एशियाई फुटबॉल परिसंघ की महिला फुटबॉल समिति की बैठक के बाद भारत को अपने देश में यह टूर्नामेंट आयोजित करने का अधिकार दिया गया। तमिलनाडु के मदुरई से राज्य के विभिन्न जिलों और बिहार तथा असम के 867 प्रवासी मजदूर और विद्यार्थियों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज दोपहर बोकारो रेलवे स्टेशन पहुंची। इसमें बोकारो के 51 लोग सवार थे। इस विशेष रेलगाड़ी में राज्य के 13 जिलों के और बिहार तथा असम के 867 प्रवासी पहुंचे। विश्व पर्यावरण दिवस पर हजारीबाग में नए बन रहे समाहरणालय परिसर में उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों ने करीब 1 दर्जन से अधिक पौधा लगाया। उपायुक्त डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह ने सभी लोगों से अपील की कि वे अपने नाम से वृक्ष लगाएं और पर्यावरण बचाने का प्रयास करें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना संक्रमण के अब तक 22 नए मामले सामने आए। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 864 हुई। कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर भी 48%। अब तक 390 लोगों को अस्पताल से दी गई छुट्टी। गढ़वा जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने भवन निर्माण विभाग के एक कार्यपालक अभियंता को 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार। और संघ लोक सेवा आयोग ने आज कई परीक्षाओं के लिए संशोधित तिथि जारी की। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 4 अक्टूबर को। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।